अपन यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है पोलियोमाइलाइटिस। जो पोलियोमाइलाइटिस है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है। कभी ये 8 मार्क्स का, कभी ये 16 मार्क्स का पूछा जाता है। तो जो पोलियोमाइलाइटिस है थोड़ा बड़ा टॉपिक हो सकता है, इसकी थोड़ी बड़ी वीडियो बन सकती है क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ज़रूरी है पढ़ना। तो अपन पोलियोमाइलाइटिस के अंदर पढ़ेंगे इसकी इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर्स, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस एंड लास्ट में इसका ट्रीटमेंट। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है। पोलियोमाइलाइटिस कॉमनली कॉल्ड पोलियो इज एन अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज कोज्ड बाय द पोलियोमाइलाइटिस। जो पोलियोमाइलाइटिस है इसका एक अदर नेम भी होता है जिसको अपन पोलियो कहते हैं। जो पोलियोमाइलाइटिस है ये एक तरह की अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है, मतलब ये इन्फेक्शन है पोलियोमाइलाइटिस, जो कि किस कारण से होता है, पोलियो वायरस के कारण। मतलब जो पोलियो वायरस होता है उसके कारण अपन को पोलियोमाइलाइटिस होता है, इसलिए ये अक्यूट इन्फेक्शन डिजीज है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस द इन्फेक्शन में मैनिफेस्ट मेनली एज अ एपिसोड ऑफ डायरिया. In others, the virus may affect the anterior horn cell of the spinal cord and lead to extensive paralysis of the muscle. तो जो पोलियोमाइलाइटिस होता है ना, तो अपन को इसके अंदर एपिसोड्स ऑफ डायरिया देखने को मिलता है। मतलब जो बच्चे हैं, मतलब ये बच्चों के अंदर मेनली अपन को देखने को मिलता है, तो उसके अंदर अपन को देखने को मिलता है डायरिया। उसके बाद जो वायरस होता है, जो वायरस है वो एंटीरियल हॉर्न सेल होता है स्पाइनल कोड के अंदर, उसको मेनली इफेक्ट करता है, मतलब उसको ख़राब करता है। और अपन को यहाँ पर एक्सटेंसिव पैरालिसिस ऑफ द मसल देखने को मिलती है। मतलब जो मसल्स है उसका पैरालिसिस अपन को देखने को मिलेगा। एंटीरियर हॉर्न सेल है उसका डैमेज अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर है इन एक्सट्रीम फॉर्म्स द पैरालिसिस में इन्वॉल्व द रेस्पिरेटरी मसल्स एंड में लीड टू डेथ। जो जो पोलियोमाइलाइटिस होता है, तो पोलियोमाइलाइटिस के कारण अपन ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे पैरालिसिस अपन को देखने को मिल रहा है पेशेंट के अंदर। अगर ये कुछ ज़्यादा सीवियर हो जाता है तो जो मसल का जो पैरालिसिस है इसके साथ साथ यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी पैरालिसिस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी और उस कारण से जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रो कि पोलियोमाइलाइटिस क्या होता है। जो पोलियोमाइलाइटिस है पोलियो वायरस के कारण होता है, जिसके अंदर अपन को डायरिया देखने को मिलता है। एंटीरियर जो हॉर्न सेल है वो इफेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को। उसके बाद एक्सटेंसिव पैरालिसिस देखने को मिलता है जिसके अंदर रेस्पिरेटरी मसल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। लास्ट में जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद यहाँ पर आता है इसकी इटियोपैथोलॉजी। तो इटियोपैथोलॉजी के अंदर है जो पोलियो वायरस एंटर्स द बॉडी आइदर थ्रू फेको ओरल रूट और बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। जो पोलियोमाइलाइटिस है वो अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से एंटर करता है, तो जो एंटर करता है पोलियोमाइलाइटिस वो दो तरीके से अपनी बॉडी के अंदर आता है। एक तो फर्स्ट है जो कौन सा रूट है वो है फेको ओरल रूट। उसके बाद इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं अगर वो पेशेंट के अंदर, मतलब एक पेशेंट से अदर जो पर्सन है उसके अंदर चले जाते हैं तो उस कारण से भी जो पोलियो वायरस है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जा सकता है। उसके बाद जो फेको ओरल रूट है इसके थ्रू भी किसी पर्सन के अंदर जो पोलियो वायरस है वो एंटर कर सकता है। तो इन दो कोज के कारण अपन को पोलियोमाइलाइटिस देखने को मिलता है पोलियोमाइलाइटिस। उसके बाद यहाँ पर है द इन्फेक्शन कोजेस मेनली कॉमनली इन समर। जो समर के अंदर जो पोलियो वायरस है वो अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है। मतलब जो पोलियो वायरस के कारण जो पोलियोमाइलाइटिस होता है वो वाली डिजीज़। उसके बाद यहाँ पर आता है पैथोजेनेसिस। पोलियोमाइलाइटिस का पैथोजेनेसिस, तो वायरस मल्टीप्लाइड्स इन द इंटेस्टाइन। जब जो वायरस है वो बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ पर मल्टीप्लाई करता है, मतलब वो अपनी संख्या बढ़ाता है। वहाँ से 1 से 4, 4 से 8 ऐसे वो मल्टीप्लाई करता रहता है। फ्रॉम देयर इट्स ट्रेवल्स ऑफ द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड रेटिकुलो इंडोथीलियल स्ट्रक्चर फ्रॉम वेयर इट एंटर्स द ब्लड सर्कुलेशन। तो जो पोलियो का जो वायरस है, पोलियो वायरस वो एंटर करता है, उसके बाद वो ट्रेवल टू द रीजनल लिम्फ नोड्स एंड रेटिकुलो इंडोथीलियल स्ट्रक्चर। उसके बाद वो एंटर कर जाता है ब्लड सर्कुलेशन में और फिर वो ब्लड सर्कुलेशन से पूरी बॉडी के अंदर फैल सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी इज़ पुअर। अगर जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि वायरस से या फिर जो बाहर के जो बैक्टीरिया वगैरह से उनसे लड़ने का काम करता है, अगर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो अगर वो पुअर है, तो क्या होगा, द वायरस रीचेज द नर्वस सिस्टम।
तो जो वायरस है वो मतलब काफ़ी इजीली नर्वस सिस्टम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाला तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो तो पुअर है। तो वो नर्वस सिस्टम के अंदर पहुंच जाएगा। तो नर्वस सिस्टम में भी कहाँ पर पहुंचेगा, मेनली द एंटेरियल हॉर्न सेल। अभी अपन ने आगे भी देखा था कि किस चीज़, मतलब ये सबसे ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटेरियल हॉर्न सेल को इफेक्ट करता है वाया द ब्लड और पेरिफेरल नर्व्स, इसके थ्रू। उसके बाद यहाँ पर है न्यूरॉन्स अंडरगो वेरिंग डिग्री ऑफ डैमेज। जो न्यूरॉन्स है उसका डैमेज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वेरिंग डिग्री ऑफ डैमेज देखने को मिलता है। कौन कौन सा डैमेज हो सकता है, वो सकता है सब में परमानेंटली डाई और अदर में भी ओनली टेम्पोरली डैमेज। तो कुछ न्यूरॉन्स है ना वो परमानेंटली डाई हो सकते हैं, मतलब वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, या फिर कुछ टाइम के लिए भी डैमेज हो सकते हैं, मतलब टेम्पोररी भी डैमेज हो सकते हैं या फिर परमानेंटली डाई हो सकते हैं। द न्यूरॉन्स विच आर परमानेंटली डैमेज लीड टू परमानेंट पैरालिसिस। अगर जो न्यूरॉन्स है अगर वो परमानेंटली डैमेज हो गए, मतलब वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे, तो वहाँ पे अपन को परमानेंट पैरालिसिस देखने को मिलेगा। मतलब वो जो पैरालिसिस है वो लाइफ टाइम चलेगा उसका, अगर परमानेंट डैमेज हो चुके हैं न्यूरॉन्स तो। वाइल द अदर्स में रिजनरेट सो डेट पार्शियल रिकवरी ऑफ द पैरालिसिस में आकर। अगर जो न्यूरॉन्स का जो डैमेज है हुआ है अगर वो दोबारा रीजनरेट होने लग जाता है, मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो उसके कारण जो पैरालिसिस हुआ था उसके अंदर अपन को थोड़ी थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर तो होगी परमानेंट डैमेज के बाद, या फिर दोबारा एक बार थोड़ा सा डैमेज हुआ उसके बाद उसका रीजनरेशन स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे सही होगी, तो पैरालिसिस के अंदर अपन को पार्शियल रिकवरी देखने को मिलेगी, मतलब जो उसका पैरालिसिस था वो थोड़ा ठीक होने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। ओके, पोलियोमाइलाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स की बात करेंगे अपन यहाँ पर, तो इसके अंदर है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स अपन को देखने को मिलेगी, जो कि है ऑफ्टर द पेशेंट इज अ चाइल्ड अराउंड द एज ऑफ 9 मंथ। तो अपन ने देखा था कि बच्चों के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलता है, जो पोलियोमाइलाइटिस के जो पेशेंट होंगे वो अराउंड होंगे 9 मंथ्स के आसपास। द मदर्स गिव अ हिस्ट्री डेट द चाइल्ड डेवलप माइल्ड पायरेक्सिया एसोसिएटेड विथ डायरिया, इनएबिलिटी टू मूव द पार्ट और होल ऑफ द लिम। तो जो मदर है, बच्चों का ध्यान तो मदर रखेगी, तो मदर बताएगी, उसकी हिस्ट्री देगी वो पेशेंट की, कि जो चाइल्ड है उसके अंदर माइल्ड पायरेक्सिया देखने को मिल रहा है, मतलब उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है वो देखने को मिलेगा, और साथ में उसको डायरिया भी होगा। अपन ने आगे भी देखा था कि अपन को एपिसोड ऑफ डायरिया देखने को मिलता है। उसके बाद है जो जो पेशेंट है, मतलब जो बच्चा है, तो उसकी माँ बताएगी कि जो बच्चा है वो ठीक से अपने जो पार्ट्स है, मतलब जो लिम्स है उसको, मतलब वो यूज़ नहीं कर पा रहा है, इनएबिलिटी टू मूव द पार्ट और होल ऑफ द लिम, मतलब पूरे लिम को मूव नहीं कर पा रहा है और वो ठीक से काम नहीं ले पा रहा अपने हाथ पैरों को, ये उसकी माँ डॉक्टर को बताएगी। लोअर लिम आर अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली। जो बच्चों के अंदर क्या है ना, जो सबसे ज़्यादा पोलियोमाइलाइटिस के कारण, मतलब जो पोलियो वायरस है वो सबसे ज़्यादा लोअर लिम को इफेक्ट करता है। ठीक है, इन एक्सट्रीम केसेस द रेस्पिरेटरी मसल्स में आल्सो भी पैरालाइज। अपन ने आगे भी देखा था कि अगर एक्सट्रीम केसेस के अंदर क्या होगा ना, जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी, मतलब अपन को उसका पैरालिसिस भी देखने को मिलेगा। ये है काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम केस के अंदर, मतलब ज़्यादा सीवियर हो जाएगा, उस कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आता है मोस्ट ऑफ द रिकवरी अकर्स विद इन द फर्स्ट 6 मंथ्स। जो रिकवरी होती है वो सब, मतलब जो ज़्यादातर जो रिकवरी है वो फर्स्ट 6 मंथ के अंदर हो चुकी होती है। एनी रेसिडुअल वीकनेस परसिस्टिंग आफ्टर 2 ईयर इज परमानेंट एंड विल नॉट रिकवर। अगर जो वीकनेस है वो 2 साल तक चलती है, अगर परमानेंट है, तो उसके अंदर जो रिकवरी है वो अपन को देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद है यहाँ पे फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पस द डिजीज इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 5 स्टेज। तो यहाँ पर जो पोलियोमाइलाइटिस है उसको 5 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है, जिसके यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेज ऑफ पोलियोमाइलाइटिस। तो सबसे पहले है यहाँ पर फर्स्ट स्टेज है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अपन को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर पैरालिसिस स्टेज, और थर्ड है स्टेज ऑफ मैक्सिमम पैरालिसिस। तो स्टेज ऑफ मल्टीपल मैक्सिमम पैरालिसिस तो अपन को यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम है। उसके बाद यहाँ पे प्री पैरालिसिस स्टेज, तो प्री तो जो मैक्सिमम है उसके पहले आएगा, तो यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगा प्री पैरालिसिस स्टेज। मतलब सबसे पहले तो आया यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड,
उसके बाद प्री पैरालिसिस स्टेज, उसके बाद यहाँ पर आया स्टेज ऑफ मैक्सिमम पैरालिसिस, उसके बाद है स्टेज ऑफ रिकवरी। जब रिकवरी की स्टेज ये है, अगर रिकवरी स्टार्ट होगी तो जो मैक्सिमम से ये नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। उसके बाद स्टेज ऑफ रिकवरी अपने देख लिया, उसके बाद पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस अपन को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये थे इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स। फिर यहाँ पर आता है इसके बाद इसका एग्जामिनेशन के पोलियोमाइलाइटिस का अपन एग्जामिनेशन किस तरह से करेंगे। तो अपन पहले करेंगे इन द अर्ली स्टेज, उसके बाद करेंगे इन द लेट स्टेज। तो एग्जामिनेशन करेंगे इन द अर्ली स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, द चाइल्ड इज फेब्राइल, मतलब उसको जो टेम्परेचर है ना उससे रिलेटेड अपन को चीज़ें देखने को मिलेगी। मतलब उसको टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। अपन ने पहले देखा था कि चिल्ड्रंस के अंदर पायरेक्सिया अपन को देखने को मिलेगा, साथ में डायरिया। ऑफ्टन विथ रिजिडिटी ऑफ द नेक एंड टेंडर मसल्स अपन को देखने को मिलेगी। जो नेक है वहाँ पर रिजिडिटी देखने को मिलेगी एंड टेंडर मसल्स देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। उसके बाद इट इज़ एसिमेट्रिकल, डेट इज़ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द अफेक्टेड मसल्स इज हेपाजर्ड। तो यहाँ पर अपन को एसिमेट्रिकल देखने को मिलेगा पैरालिसिस, मतलब जो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो। इट अकर्स कॉमनली इन द लोअर लिम्ब because the anterior horn cell of the lumbar enlargement of the spinal cord are affected most commonly। तो अपन ने पहले भी देखा था कि जो पोलियोमाइलाइटिस है वो अपन को उसके जो इफेक्ट्स है वो अपन को लोअर लिम्ब के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मतलब अगर पैरालिसिस होगा तो लोअर लिम्ब के अंदर अपन को ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो एंटीरियर होर्न सेल है लंबर के वो यहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं इस कारण से। फिर उसके बाद यहाँ पर है द मसल्स अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली इन द क्वाड्रिसेप्स, ऑल्सो द मोस्ट केसेस इट इज़ ओनली पार्शियल पैरालिसिस। तो यहाँ पर जो क्वाड्रिसेप्स है वो सबसे ज़्यादा अपन को देखने को मिलती है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्ट होती है कॉमनली। ऑल्सो द मोस्ट केसेस इट इज़ ओनली पार्शियल पैरालिसिस। तो क्वाड्रिसेप्स के अंदर पैरालिसिस हो रहा है लेकिन यहाँ पर सिर्फ अपन को पार्शियल पैरालिसिस देखने को मिल सकता है। द मसल्स विच मोस्ट ऑफ्टन अंडरगो कंप्लीट पैरालिसिस इन द टिबियालिस एंटीरियर। जो टिबियालिस एंटीरियर जो होती है उसका अपन को यहाँ पर कंप्लीट पैरालिसिस देखने को मिलता है। उसके बाद द मसल्स इन द हैंड अफेक्टेड मोस्ट कॉमनली इन द एपोनेरेसिस पॉलिसिस। जो हैंड के अंदर जो मसल होती है एपोनियस पॉलिसिस वो सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होती है हैंड के अंदर, मतलब अपर लिम्ब के अंदर। द मोस्ट पैरालिसिस इज नॉट एसोसिएटेड विथ एनी एक्सटेंस सेंसरी लॉस। तो यहाँ पर जो मोटर पैरालिसिस होता है तो इट नॉट एसोसिएटेड विथ एनी सेंसरी लॉस, तो किसी भी तरह का सेंसरी लॉस नहीं करता है मोटर पैरालिसिस। बल्बल एंड बल्बो स्पाइनल पोलियो, इसके अंदर आता है कि दिस इज़ अ रेयर बट लाइफ थ्रेटनिंग पोलियो। तो जो बल्बर और जो बल्बो स्पाइनल पोलियो है वो काफ़ी रेयर होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाता है, मतलब लाइफ थ्रेटनिंग पोलियो हो जाता है कि वो लाइफ टाइम चलेगा। वेयर द मोटर न्यूरॉन्स ऑफ द मेडुला आर अफेक्टेड। तो इसके अंदर जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं ऑफ द मेडुला के वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अपन को देखने को मिलते हैं। द रिजल्ट इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सेंटर्स एंड मे कॉज डेथ। तो अपन ने पहले भी देखा था कि मसल पैरालिसिस के साथ साथ अपन को यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है, जिसका भी डैमेज होता है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी के साथ साथ अपन को कार्डियोवैस्कुलर जो सेंटर्स है उनका भी डैमेज अपन को देखने को मिलेगा। और फिर यहाँ पर जो कि रेस्पिरेटरी और कार्डियक दोनों हो जाते हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब पैरालिसिस ये डैमेज देखने को मिलेगा। तो उस कारण से जो पेशेंट है उसकी डेथ अपन को लास्ट में देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पर आता है इन लेट स्टेज। तो लेट स्टेज के अंदर अपन को देखने को मिलेगा द पैरालिसिस में रिजल्ट इन वास्टिंग वीकनेस एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द लिम्ब। तो यहाँ पर जो पैरालिसिस होता है उसके कारण से जो मसल वास्टिंग देखने को मिलेगी, पर जो पेशेंट है वो ठीक से अपनी जो लिम्स उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। पेशेंट के अंदर वीकनेस देखने को मिलेगी एंड डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी उसके लिम्स के अंदर। कॉमन डिफॉर्मिटी एट द हिप के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिफॉर्मिटी है वो होती है फ्लेक्सा अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन। उसके बाद जो नी है, नी के अंदर अपन को देखने को मिलती है डिफॉर्मिटी वो होती है फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी इज़ कॉमन, फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। उसके बाद एट द फुट, जो फुट के अंदर है यहाँ पर अपन को इक्वाइनोवेलस डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है लेट स्टेज के अंदर। फिर उसके बाद यहाँ पर बात आती है अपर लिम्ब की। इन द अपर लिम्ब, तो अपर लिम्ब के अंदर जो पोलियो जो है वो होता है सबसे ज़्यादा शोल्डर के अंदर एंड एल्बो के जो मसल्स हैं वहाँ पर।
उसके बाद विथ टाइम द डिफॉर्मिटी बिकम परमानेंट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्चर ऑफ द सॉफ्ट टिश्यूज एंड माल डेवलपमेंट ऑफ द बोन इन द डिफॉर्म्ड पोजिशन। तो टाइम के साथ साथ क्या होता है ना, जो अगर जो डिफॉर्मिटी होती है वो परमानेंट बन जाती है किसी भी पेशेंट के अंदर। अगर वो लाइफ मतलब थोड़ा टाइम तक चलती है तो परमानेंट बन जाएगी, क्योंकि डिफॉर्मिटी का ट्रीटमेंट नहीं होगा तो वैसे ही वो परमानेंट बन जाएगी। मतलब ठीक होना उसका काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उसके अंदर वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चर्स बन जाते हैं, जिस कारण से जो डिफॉर्मिटी परमानेंट हो जाती है। उसके बाद जो बोन्स है वहाँ पे माल डेवलपमेंट अपन को देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ पे ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ, इस कारण से भी वहाँ पे जो डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलेगी जो कि परमानेंट हो जाएगी इन द डिफॉर्म्ड पोजिशन। उसके बाद यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस। The diagnosis of poliomyelitis should be considered in an endemic area if the child present with pyrexia and actually tendon muscle। जो endemic एरिया के अंदर जो पेशेंट होते हैं, मतलब जो बच्चे होते हैं, तो उनका डायग्नोसिस किया जाता है, यहाँ पे कंसिडर्ड किया जाता है उसके अंदर चाइल्ड प्रेजेंट विथ पायरेक्सिया अपन को देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन को यहाँ पर टेंडर मसल्स देखने को मिलेगी, जो कि अपन ने पहले भी देखा था कि बच्चे के अंदर पायरेक्सिया देखने को मिलता है, टेंडर मसल्स देखने को मिलती है, डायरिया देखने को मिलता है, ये सब। एट द स्टेज द poliomyelitis is usually confirmed with influenza, osteomyelitis, septic arthritis and scurvy etc। तो इसको मतलब जो यूजुअली कंफ्यूज करते हैं ये पोलियोमाइलाइटिस के साथ, ये जो जो लिखा हुआ है यहाँ पर वो है इन्फ्लुएंजा, ओस्टोमाइलाइटिस, सेप्टिक आर्थराइटिस एंड स्कर्वी, मतलब ये थोड़े थोड़े सेम होते हैं पोलियोमाइलाइटिस के जैसे। Once the paralysis set in, other common conditions producing flaccid paralysis must be excluded। तो जो पैरालिसिस अगर एक बार हो जाता है, अगर वो पैरालिसिस एक बार सेट हो जाता है तो अदर कॉमन कंडीशंस प्रोड्यूसिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, तो वहाँ पर अपन को फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जिसके अपन इसको डायग्नोसिस करेंगे, वो है मतलब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस की फ्लैसिड जो पैरालिसिस है वो किस किस के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वो है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, उसका जो अपन डायग्नोसिस करेंगे लंबर पंचर में रिलीव द डायग्नोसिस का लंबर पंचर करेंगे। पोस्ट डिप्थेटिक पैरालिसिस को देखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ GBS, Guillain-Barré syndrome। This is to be considered with फ्लैसिड पैरालिसिस अकर्स लेट इन स्टेज। तो यहाँ पर जो फ्लैसिड पैरालिसिस अपन को देखने को मिलेगा इसके अंदर, वो देखने को मिलेगा जो कंडीशन है ये, मतलब जो डिजीज़ है उसके लेट स्टेज के अंदर, लेट इन लाइफ, मतलब शुरू में नहीं होगा तो लाइफ के थोड़ा बाद में होगा। फिर यहाँ पर आता है पोलियोमाइलाइटिस का प्रोग्नोसिस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ केसेस अफेक्टेड विथ द पोलियो वायरस। तो यहाँ पर इसके दिए हुए परसेंटेज, तो 50% डू नॉट डेवलप पैरालिसिस एट ऑल, मतलब जो 50% के अंदर पैरालिसिस आपको देखने को नहीं मिलेगा। 40% पैरालिसिस ऑफ द वेरिंग डिग्री देखने को मिलेगा। उसके बाद 10% पेशेंट डाई बिकॉज ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस, क्योंकि अपन ने देखा था यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी ये सब इन्वॉल्व हो जाता है, जिस कारण से 10% के अंदर जो पेशेंट है उसकी डेथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ऑफ द पेशेंट विद पैरालाइटिक पोलियो 33% रिकवरी फुल्ली, ठीक से रिकवर हो जाएंगे। 33% कंटिन्यूशन टू हैव मॉडरेट पैरालिसिस, अपन मॉडरेट पैरालिसिस होगा, और 33 के अंदर यहाँ पर सीवियर पैरालिसिस अपन को देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट। तो अब अपन यहाँ पे पढ़ेंगे इसके ट्रीटमेंट, पोलियोमाइलाइटिस के ट्रीटमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, तो इसके ट्रीटमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पोलियो कैन बी प्रिवेंटेड बाय इम्यूनाइजेशन। तो अपन जो पोलियोमाइलाइटिस है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो अपन इसका प्रिवेंट करने के लिए अपन यहाँ पे जो बच्चे हैं उसके अंदर इम्यूनाइजेशन करेंगे, मतलब उसका टीकाकरण जो होता है, वैक्सीन वगैरह वो अपन जो बच्चे हैं उनको लगवाएंगे, या फिर जो ड्रॉप्स अपन देते हैं पोलियो की वो अपन उसको देंगे बच्चों को, मतलब इसको प्रिवेंट करने के लिए, पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए अपन इम्यूनाइजेशन करेंगे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इम्यूनाइज पेशेंट इवन आफ्टर एन अटैक ऑफ एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस। तो मतलब आफ्टर एन अटैक ऑफ पोलियोमाइलाइटिस अपन जो पेशेंट है उसके अंदर उसको इम्यूनाइज करेंगे।
ताकि अपन उसको प्रिवेंट कर सके, उसको जो पोलियोमाइलाइटिस हो ज़्यादा फैले ना उसके अंदर। दिस इज बिकॉज देयर आर 3 स्ट्रेन ऑफ वायरस एंड द पेशेंट कुड स्टिल गेट पैरालिटिक पोलियो बाय अनदर स्ट्रेन। तो यहाँ पर इसका मतलब इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि जो वायरस होते हैं ना उसके 3 स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब किसी भी स्ट्रेन से जो पेशेंट है वो उसके अंदर आ सकता है, मतलब उसको वो पोलियोमाइलाइटिस है वो हो सकता है। स्टिल गेट पैरालिटिक पोलियो बाय अनदर स्ट्रेन, मतलब किसी भी स्ट्रेन से उसको पैरालिटिक पोलियो हो सकता है। वंस पोलियो इन्फेक्शन अकर्स देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जब पोलियो पेशेंट के अंदर होता है तो उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। एंड देयर इज नो वे टू प्रिवेंटिंग द पैरालिसिस, और इसको प्रिवेंट करने का कोई तरीका नहीं होता पैरालिसिस को, और लिमिटिंग इट सीवेरिटी। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है द रोल ऑफ अ डॉक्टर इज, कि यहाँ पर जो डॉक्टर है उसका रोल क्या होगा, टू प्रोवाइड सपोर्टिव ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ पैरालिसिस और रिकवरी। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट जो पेशेंट है मतलब सॉरी जो डॉक्टर है उसका वर्क ये है कि जो ट्रीटमेंट है उसको ये प्रोवाइड करे, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है वो पेशेंट को प्रोवाइड करवाया जाए। किस स्टेज में, स्टेज ऑफ पैरालिसिस और रिकवरी के स्टेज में, टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ डिफॉर्मिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जब उसको पोलियोमाइलाइटिस है तो अपने देखा था कि वहाँ पर लिम्स के अंदर डिफॉर्मिटी अपन को देखने को मिलती है, तो जो डॉक्टर है उसकी डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर वर्क करेगा ताकि उसकी जो डिफॉर्मिटी है वो बढ़े ना। टू यूज इन अ मोर एफिशिएंसी वे वॉट एवर मसल्स आर फंक्शनिंग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर है द ट्रीटमेंट अप्रोप्रिएटेड टू ईच स्टेज ऑफ द डिजीज इज बेस्ट कंसिडर्ड स्टेज बाय स्टेज। तो अपन जिसका ट्रीटमेंट है वो इसकी स्टेज बाय स्टेज देखते हैं। अपन ने पहले की मतलब अभी देखा था इसके पहले जी, वहाँ पर अपन ने इसकी 5 स्टेजेस देखी थी, स्टेज ऑफ ऑनसेट, स्टेज ऑफ प्री पैरालिसिस, मतलब उसके बाद था मैक्सिमम रिकवरी, रेजिडुअल पैरालिसिस। तो इस तरह से इसके ट्रीटमेंट है, जिसके अंदर आते हैं सबसे पहले स्टेज ऑफ ऑनसेट। इट इज़ जनरली नॉट पॉसिबल टू डायग्नोज पोलियो एट दिस स्टेज। जब स्टेज ऑफ ऑनसेट होता है तो इस टाइम जो पोलियो वायरस होता है ना, मतलब पोलियोमाइलाइटिस जो होता है उसका डायग्नोसिस करना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है। इन एन इंडेमिक एरिया इफ अ चाइल्ड इज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग पोलियो, अगर किसी इंडेमिक एरिया में है कोई जो चाइल्ड है वो ससेप्टिबल है कि हाँ इसको पोलियो हो सकता है, तो उसके वहाँ पर इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन एंड एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अवॉइडेड। तो अपन को उस जो चाइल्ड है या फिर कोई भी बच्चा है तो उसको अपन को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं देना है और एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी करने से भी उसको बचाना है। उसके बाद यहाँ पर स्टेज आती है, स्टेज ऑफ मैक्सिमम पैरालिसिस, कि सबसे ज़्यादा मतलब जो मैक्सिमम स्टेज के बाद मैक्सिमम स्टेज की अपन बात कर रहे हैं जिस स्टेज पे पैरालिसिस मतलब काफ़ी ज़्यादा है उस स्टेज पर। इन दिस स्टेज, तो स्टेज के अंदर क्या होगा, चाइल्ड नीडेड मेनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट। तो इस स्टेज के अंदर जो चाइल्ड है उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अ क्लोज वॉच इज कीप्ड फॉर साइन सजेस्टिव फॉर बल्बल पोलियो। तो इसका साइन से अपन को चेक करना है। दिस आर साइन ऑफ पैरालिसिस ऑफ द, कौन कौन से साइंस हो सकते हैं, वेगस नर्व कॉजिंग वीकनेस ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरेंक्स एंड अ वोकल कॉर्ड हिंस प्रॉब्लम इन डिग्लूटेशन एंड स्पीच। उसके बाद यहाँ पर आता है द रेस्पिरेटर में बी नेसेसरी टू सेव लाइफ इफ द रेस्पिरेटरी मसल्स आर पैरालिसिस। तो अपन ने पहले भी देखा था कि जो पैरालिसिस है मतलब जो पैरालिसिस है वो जो मसल्स है होती है रेस्पिरेटरी मसल्स उनके अंदर भी इन्वॉल्व हो जाता है, मतलब इसके अंदर भी आपको पैरालिसिस देखने को मिलता है। मतलब जो रेस्पिरेटरी मसल्स है वो भी खराब होने को होती है धीरे धीरे। तो अपन को जिसके जो पेशेंट है उसके लाइफ को बचाने के लिए जो रेस्पिरेटरी जो मसल्स हो जाती है जो पैरालिसिस, उसका भी ट्रीटमेंट करना मतलब काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। Paralytic limbs may have to be supported by spleen to prevent the development of contracture। जो यहाँ पर जो पैरालाइटिक जो लिम्ब है इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को इसको सपोर्ट प्रोवाइड करवाना पड़ता है। तो अपन इसका सपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड करवा सकते हैं, स्प्लिंट वगैरह देके। तो अगर अपन इसको स्प्लिंट वगैरह देंगे जिससे जो कॉन्ट्रेक्चर हो रहा था मतलब जो कॉन्ट्रेक्चर बढ़ता जा रहा था पेशेंट के अंदर उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। All the joints should be moved through the full range of motion several times a day।
तो इसके मतलब जिसके अंदर जो डिफॉर्मिटी हो रही थी और जिस कारण से जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन है किसी भी जॉइंट की वो कम होती जा रही है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए जॉइंट जो होते हैं, पेशेंट के जॉइंट होते हैं ना, उसको मूव करवाया जाता है डॉक्टर के, मतलब जो डॉक्टर होता है वो जॉइंट को मूव कराता है ताकि उसकी जो रेंज ऑफ मोशन है ना वो कम ना हो और उसकी जो मोमेंट है जॉइंट के वो मतलब चलते रहे इस कारण से। और ये एक दिन में अपन कुछ मतलब एक दिन में 2 से 3 बार ऐसे करवा सकते हैं। मसल पेन में भी एज्ड बाय अप्लाइंग हॉट पैक, जो उसका जो पेन होता है उसको अपन इरेज कर सकते हैं। अप्लाइंग हॉट पैक मतलब अपन उसको हॉट पैक देंगे तो उसका जो मसल पेन है वो उससे कम हो जाएगा। ये इस तरह का ट्रीटमेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टेज आती है, थर्ड स्टेज, वो है स्टेज ऑफ रिकवरी। द पेशेंट शुड बी केप्ड अंडर क्लोज सुपरविजन ऑफ स्किल फिजियोथेरेपी। जो पेशेंट है उसको सुपरविजन के लिए रखा जाता है, स्किल फिजियोथेरेपी जो कि सुपरविजन करता है। द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस स्टेज आर एज फॉलोज। तो इसके स्टेज के कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी हो रही है ना उसका अपन प्रिवेंशन करेंगे, मतलब उस डिफॉर्मिटी को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अपन इसको किस तरह से करेंगे? बाय प्रॉपर स्प्लिंटेज एंड जॉइंट मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज। तो अपन जो पेशेंट है उसको स्प्लिंट वगैरह लगवाएंगे, उसके बाद उसकी जो मोबिलाइजिंग एक्सरसाइज अपन उसको करवाएंगे उसके जॉइंट की, जिसका डिफॉर्मिटी है उसको प्रिवेंट करेंगे। उसके बाद करेक्शन ऑफ द डिफॉर्मिटी, उसकी जो डिफॉर्मिटी हो गई है एक बार उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मतलब उसका करेक्शन अपन उसको करेंगे, मतलब उसकी डिफॉर्मिटी को ठीक करेंगे। डेट में हैव ऑलरेडी अकर्स्ड रिट्रेनिंग ऑफ मसल्स, मतलब जो मसल्स है उसकी रिट्रेनिंग करेंगे ताकि वो फिर से अपना वर्क है वो ठीक से कर पाए। डेट आर रिकवरिंग बाय एक्सरसाइज, जो अपन एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे वो दोबारा रिकवर हो जाएगा और वो दोबारा पहले जैसा वर्क अपना कर पाएगा, उसकी जो मसल्स है वो। इंकरेज वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ एप्लीएंसेज वेयर एयर पॉसिबल। तो अपन इसको जो वॉकिंग के लिए इनकरेज करेंगे पेशेंट को। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया हुआ है वो है कैलिपर का, तो अपन ने इसको पेशेंट के ऊपर लगा दिया है जिससे वो वॉकिंग कर सकता है अपने आप। मतलब उसको थोड़ा पहले सिखाना पड़ेगा, उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना काम कर पाएगा इसको यूज़ करके, मतलब किसके ऊपर डिपेंड उसको नहीं रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आता है इसकी एक और स्टेज, वो है स्टेज ऑफ रेसिडुअल पैरालिसिस। इट इज़ द स्टेज वेयर मोर एक्टिव ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर अपन को कुछ एडवांस ट्रीटमेंट अपन को देना पड़ता है पेशेंट को। मोर एक्टिव ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड इस स्टेज के अंदर। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें आती है वो है डिटेल्ड एवेल्यूएशन ऑफ द पेशेंट, एवेल्यूएशन ऑफ द पेशेंट, उसके बाद प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, टेंडर ट्रांसफर, स्टेबलाइजेशन ऑफ फेल्ड जॉइंट, लेग लेंथ इक्वलाइजेशन। तो अपन इस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो अपन इसको एक एक करके पढ़ेंगे। कितने? ये 1 2 3 4 5। तो इनको 5 को देखेंगे अपन फिर से। डिटेल्ड एवेल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। मोस्ट पेशेंट विथ रेजिडुअल पोलियो वॉक विथ अ लिम्प विथ और विदाउट कैलिपर्स। तो यहाँ पर जो पेशेंट होते हैं ना, तो अगर वो वॉक करते हैं तो वो वॉक के साथ साथ वहाँ पर हमको कुछ लिम्प देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये विथ और विदाउट कैलिपर्स हो सकते हैं। भी अपन ने देखा था कैलिपर्स का डायग्राम। गेट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कैलिपर्स और बाय ऑपरेशन। तो अपन ने पहले कैलिपर्स का डायग्राम देखा, तो यहाँ पर उसके बारे में लिखा हुआ है गेट कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ कैलिपर्स। अपन जब कैलिपर्स का यूज़ करते हैं तो उसका जो गेट पैटर्न होता है पेशेंट का वो इससे इम्प्रूव होता है, और जो ऑपरेशन अपन करके भी उसका जो गेट पैटर्न है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंड आता है प्रिवेंशन और करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, मतलब जो डिफॉर्मिटी हो गई है पेशेंट के अंदर उसका प्रिवेंशन अपन किस तरह से करेंगे और उसका करेक्शन अपन किस तरह से करेंगे। द मेन एम्फेसिस इज अ प्रिवेंशन ऑफ डिफॉर्मिटी। दिस इज डन बाय स्प्लिंटिंग द पैरालाइज्ड पार्ट इन such a way that we affect the muscle balance and gravity is neglected। तो यहाँ पर अपन इसका करेक्शन और प्रिवेंशन किस तरह से कर सकते हैं? इसका स्प्लिंटिंग अपन दे सकते हैं पैरालाइटिक पार्ट पर, जिससे डेट द इफेक्ट ऑफ मसल इम्बेलेंस एंड ग्रेविटी इज नेग्लेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद है इन ऑपरेशन में समटाइम भी रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी। और फिर कभी कभी डिफॉर्मिटी को प्रिवेंट करने के लिए अपन को यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस भी करवाने पड़ते हैं पेशेंट के अंदर। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखा हुआ है। इन अ फुट के अंदर विथ सीवियर मसल इम्बेलेंस बिटवीन अपोजिट ग्रुप ऑफ मसल अ टेंडर ट्रांसफर ऑपरेशन इज डन। तो अगर फुट के अंदर यहाँ पर इम्बेलेंस हो जाता है
बिटवीन ऑपोजिट ग्रुप ऑफ मसल्स के अंदर किसी भी तरह का सीवियर मसल इम्बेलेंस हो जाता है तो अपन यहाँ पर टेंडर ट्रांसफर ऑपरेशन करेंगे इसको करेक्ट करने के लिए। दिस प्रोसेस अ मोर बैलेंस्ड फुट हैज़ द लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मिटी। तो अपन ऐसा कर लेंगे तो उससे जो फुट के अंदर बैलेंस देखने को मिलेगा अपन को। उसके बाद लेस पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मिटी, जो डिफॉर्मिटी वहाँ पर आती है वो ठीक से मतलब वो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी, मतलब वो डिफॉर्मिटी जो हो रही है वो कम हो जाएगी। फिर यहाँ पर लिखे हुआ है कॉमनली परफॉर्म्ड ऑपरेशन ऑफ करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी आर एस फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ ऑपरेशंस के नाम लिखे हुए हैं कि किस डिफॉर्मिटी के अंदर अपन कौन सा ऑपरेशन करेंगे। तो फॉर लिफ्ट डिफॉर्मिटी मतलब हिप की डिफॉर्मिटी है तो क्या करेंगे अपन, कौन सी डिफॉर्मिटी है यहाँ पर, फ्लेक्शन अबडक्शन एक्सटर्नल रोटेशन जो डिफॉर्मिटी है उसके अंदर सोल्टर्स रिलीज करेंगे अपन। फॉर नी फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी के अंदर विल्सन रिलीज करेंगे। ये ऑपरेशंस के नाम है। फॉर एक्वाइनस डिफॉर्मिटी ऑफ द एंकल टेंडो इक्वियस लेंथनिंग करेंगे। फॉर केवस डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट के अंदर अपन स्टैंड लेयर्स रिलीज करेंगे। उसके बाद टेंडर ट्रांसफर की बात आती है कि अपन किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अंदर मोर कॉमनली परफॉर्म टेंडर ट्रांसफर आर एस फॉलोज। तो कौन कौन से अपन टेंडर ट्रांसफर करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो है ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गर जिसको अपन यहाँ EHL भी कहते हैं। फ्रॉम द डिस्टल फेलेंक्स ऑफ ग्रेटर टो टू द नेक ऑफ फर्स्ट मेटाटार्सल मॉडिफाइड जोन्स ऑपरेशन अपन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गर फ्रॉम द डिस्टल फेलेंक्स ऑफ ग्रेटर टो। तो जो ग्रेटर टो पे जो यहाँ पे एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गर जो अपन को देखने को मिलता है उसका अपन ट्रांसफर करेंगे टू द नेक ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल, मतलब उसको जो फर्स्ट मेटाटार्सल पे लगा देंगे। ठीक है, तो दिस इज डन टू करेक्ट फर्स्ट मेटाटार्सल ड्रॉप इन केस ऑफ टिबियालिस एंटेरियस मसल वीकनेस। तो अपन यहाँ इसको कब यूज़ कर सकते हैं, जब टिबियालिस एंटेरियस जो मसल्स होती है ना उसकी अगर वीकनेस हो जाती है तो इस कारण से क्या होता है ना, करेक्शन फर्स्ट मेटाटार्सल ड्रॉप इन केस ऑफ टिबियालिस एंटेरियस मसल वीकनेस। तो यहाँ पर जो ड्रॉप जो कंडीशन अपन को देखने को मिल रही थी फर्स्ट मेटाटार्सल का जो ड्रॉप हो रहा था वो इस ट्रांसफर से टेंडर ट्रांसफर से वो ठीक हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसका एक और एग्जांपल है, कौन सा ट्रांसफर है वो, ट्रांसफर्स ऑफ एपोनेरेसिस tertius and brevis muscle to the dorsum of the foot. The transfer is required to the foot with dorsiflex weakness। ठीक है, तो इसका भी अपन इस तरह से करेंगे, इसका ट्रीटमेंट भी। hamstring transfer to the quadriceps muscle to support a weak extensor। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना, हैमस्ट्रिंग ट्रांसफर कर रहे हैं अपन क्वाड्रिसेप्स मसल्स पर। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है स्टेबलाइजेशन ऑफ फेल्ड जॉइंट। ठीक है, तो जॉइंट विथ सच सीवियर मसल पैरालिसिस डेट द बॉडी लॉसेस कंट्रोल ओवर देम आर कॉल्ड फेल जॉइंट्स। तो यहाँ पर यह है कि फेल जॉइंट से यहाँ पर किसे कहा गया है, अगर जो जॉइंट रहता है जॉइंट विथ सच सीवियर मसल पैरालिसिस, अगर किसी भी जॉइंट में सीवियर मसल पैरालिसिस हो रहा है तो डेट द बॉडी लॉस कंट्रोल ओवर देम आर कॉल्ड। तो जो बॉडी है तो अपना लॉस खो देती है, मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको यहाँ पे जिसको यहाँ पर कहा है फेल्ड जॉइंट। स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस जॉइंट इज नेसेसरी फॉर वॉकिंग। जो स्टेबलाइजेशन होता है जॉइंट का वो नेसेसरी होता है वॉकिंग के लिए, क्योंकि अगर वॉकिंग करते टाइम जॉइंट के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तो वॉकिंग कैसे कर पाएगा। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ऑपरेशन और नॉन ऑपरेटिव मेथड। तो इसको ट्रीटमेंट अपन इसका किस तरह से कर सकते हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अपन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो अपन इसका ऑपरेटिव मेथड यूज़ करें मतलब इसका ऑपरेशन करें, या फिर नॉन ऑपरेटिव मेथड करें जिसको अपन कंजर्वेटिव मेथड भी कहते हैं। तो अपन किसी भी तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नॉन ऑपरेटिव मेथड्स के अंदर यहाँ पर आता है कंसिस्ट ऑफ कैलिपर्स शूज एक्सेट्रा। तो अपन कैलिपर्स और शूज वगैरह देकर उसकी डिफॉर्मिटी ठीक कर सकते हैं और उसकी स्टेबलाइजेशन को अपन इसको बढ़ा सकते हैं। और ऑपरेटिव मेथड के अंदर आता है यहाँ पे कंसिस्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ द जॉइंट, मतलब जो जॉइंट है उसका फ्यूजन करता है जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और जो पेशेंट है वो वॉकिंग ठीक से कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पर लेग लेंथ इक्वलाइजेशन। इन केसेस वेयर अ लेग इज शॉर्ट और मोर देन 4 सेंटीमीटर लेग लेंथनिंग प्रोसीजर में बी रिक्वायर्ड। तो कभी कभी क्या होता है ना, जो लेग की लेंथ का इक्वलाइजेशन अपन को करना पड़ता है, मतलब एक पैर अगर छोटा हो गया है मोर देन 4 सेंटीमीटर तो उसका लेग लेंथनिंग प्रोसीजर अपन को करना पड़ता है उसके अंदर, ताकि वो अपनी जो वॉकिंग है वो ठीक से कर पाए। इसलिए तो आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये थोड़ी बड़ी वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।